नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल टेक्निकल्स में। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर पहली खबर की बात करते हैं तो पूर्वी लद्दाख को लेकर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में LAC के पास पैदा हुई तनावपूर्ण स्थिति के बाद भारत और चीन ने अपने सैनिकों की जो तैनाती थी उन्हें पीछे हटाना शुरू कर दिया। और इस बारे में चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि दोनों ही देशों की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से दोनों पक्षों ने बातचीत के बाद ये कार्रवाई पूरी की है। हालांकि पैंगोंग त्सो इलाका अभी भी ऐसा है जहां पर चीन की सेना बातचीत के मुताबिक वापस नहीं जा रही है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि कमांडर स्तर की बातचीत के 5वें दौर की बातचीत चल रही है, जिसमें बाकी के मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि कमांडर स्तर की बातचीत के 4 राउंड और सीमा के मुद्दों पर चर्चा और समन्वय पर 3 बैठकें की जा चुकी है। दोनों ही सेनाएं बातचीत के बाद गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग गोगरा इलाके से पीछे हट चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो समस्या आ रही है वो आ रही है पैंगोंग त्सो इलाके की, जहां पर फिंगर 5 से फिंगर 8 तक का जो क्षेत्र है वो चीनी सैनिकों ने वहां पर डेरा जमाया हुआ है और भारत लगातार बोल रहा है कि उन्हें इन इलाकों को भी खाली करना होगा। बहरहाल अभी फिर से कमांडर स्तर की बातचीत होने वाली है और इसमें पता चलेगा कि अब यहाँ से क्या एक्शन लिया जा सकता है। अभी ऐसा भी कहा जा रहा है दोस्तों, जहां तक मुझे खबर मिली है उसमें कहा गया है कि अभी शायद कुछ महीनों का वक्त लग सकता है दोनों सेनाओं को यहाँ से पीछे जाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो रफाल को लेकर आ रही है। दरअसल दक्षिणी कश्मीर के रहने वाले एयर कमांडर हिलाल अहमद ने भारत में रफाल लड़ाकू विमान लाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस और भारत के बीच 2016 में जो समझौता हुआ था उसके बाद रफाल फाइटर जेट का पहला बैच फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो चुका है। आपको बता दें कि कल ये अंबाला एयरबेस में तैनात किए जाएंगे। रफाल लड़ाकू विमान देश की सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है। फ्रांस में भारत के राजदूत के साथ एयर कमांडर हिलाल अहमद राथर हैं, जो वर्तमान में फ्रांस में भारत के एयर अटैच के पद पर तैनात है। सूत्रों के मुताबिक हिलाल दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के रहने वाले हैं। एयर कमांडर हिलाल अहमद ने साल 1988 में एयरफोर्स में कमीशन लिया था। आपको बता दें कि हिलाल ने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार लड़ाकू विमान की डिलीवरी को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, अगली खबर चीन, नेपाल और अफगानिस्तान को लेकर आ रही है। भारत से सैन्य टकराव के बीच चीन भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री यांग यी ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के विदेश मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की है। इस बैठक में कोरोना महामारी, आर्थिक मदद और चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर चर्चा हुई। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान और नेपाल को पाकिस्तान की राह पर चलना चाहिए। वांग ने पाकिस्तान और चीन को आयरन ब्रदर्स कहा है और कहा कि दोनों देशों का सहयोग एक मिसाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान के सहयोग से अफगानिस्तान और नेपाल को भी सीखना होगा और चीन के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार वे जल्द ही एक दूसरे के लिए मदद के रास्ते खोलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो वर्चुअल मीटिंग थी वो आधारित थी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर, क्योंकि आपको मालूम है कि अफगानिस्तान और नेपाल को भी वो पाकिस्तान की तरह घेरना चाहता है और पाकिस्तान की तरह ही उनको आर्थिक मदद देकर उन पर अपना कब्जा करना चाहता है। ऐसे में भारत को भी यहाँ पर एक कूटनीतिक चाल खेलने की जरूरत है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन के J-20 और राफेल विमान को लेकर आ रही है। जैसे ही राफेल की सूचना मिली है वैसे ही चीन और पाकिस्तान के होश पाख्ता हो रहे हैं। ऐसे में राफेल और J-20 को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो जानना आपके लिए जरूरी है। दरअसल डिफेंस एक्सपर्ट्स के पैनल ने कहा है कि राफेल विमान चीन के चेंगडू लड़ाकू विमान यानी कि J-20 से कहीं बेहतर है। भले ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय वायुसेना द्वारा कई विश्लेषण के आधार पर J-20 की जो स्टील्थ विशेषताएं हैं वो संदेह में है। J-20 के बारे में चीन ने कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कहा है। जैसे कि उसने कहा कि यह विमान अपने खुद के संचालन को छिपा सकता है और इसका आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि J-20 हथियार प्रणाली का राफेल के हथियारों से कोई मुकाबला नहीं है। अगर J-20 सबसे अच्छा होता तो चीन Su-35 के लिए नहीं जाता, लेकिन ऐसे में रूसी जेट भी राफेल के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन नहीं कर सकता है। Su-35 भी अपने हथियार, बेहतर सेंसर और पूरी तरह से एकीकृत आर्किटेक्चर के साथ भी राफेल का मुकाबला नहीं कर सकता है। 4 मिसाइलों के साथ भी सुपर क्रूज की क्षमता, स्टील्थ विशेषताएं, ये सभी मिलकर राफेल को Su-35 की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली बना देती है। इस बारे में एयरफोर्स के अधिकारी ने ये जानकारी बताई है। आपको बता दें कि J-20 Su-30 के रूप में एक ही इंजन का इस्तेमाल करता है, लेकिन विश्वसनीयता, लॉन्गेविटी और मेंटेनेबिलिटी के मामले में राफेल का इंजन बेहतर है।
इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ने कहा कि राफेल की बेहतर लड़ाकू क्षमता अपने वजन का 1.5 गुना से अधिक भार उठा सकता है, जिसका मतलब ये है कि हथियार ये अधिक ले जा सकता है J-20 की तुलना में। साथ ही ईंधन की क्षमता भी राफेल में ज्यादा है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि राफेल एक ओमनी रोल विमान है और ये एक ही बारे में कम से कम 4 मिशनों को अंजाम दे सकता है, जबकि J-20 कई मिशनों को पूरा नहीं कर सकता है। राफेल ने कड़ी टक्कर दी है। इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया में किया गया, जबकि J-20 ने किसी भी तरीके की कोई ऑपरेशनल कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा राफेल में मिट्योर मिसाइल J-20 और Su-30 से इसे कई अधिक शक्तिशाली बना देते हैं। इसके अलावा हैमर, जो कि इसमें लास्ट टाइम पे जोड़ी गई है, इस लड़ाकू जेट की क्षमता को और बढ़ा देती है। साथ ही इस फाइटर जेट में पोटेंट मिट्योर और स्कैल्प मिसाइल भी है, जो इसकी क्षमताओं को और बढ़ा देता है। मिट्योर 150 किलोमीटर की दूरी के साथ एक ड्यूल विजुअल रेंज लॉन्ग एयर टू एयर मिसाइल है। स्कैल्प भी एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज करीबन 200 किलोमीटर तक है। दोस्तों, ये सब विशेषताएं हैं हमारे राफेल में, जो कि इनके J-20, Su-30, Su-35 से राफेल को अलग बनाती है। और ऐसे में पाकिस्तान का जो F-16 है वो कहीं खड़ा होता नहीं है, यानी कि वो नो कंपैरिजन में आता है। अब आप समझ सकते हैं कि एशिया में राफेल का कितना बड़ा महत्व होने वाला है और कितनी बड़ी ताकत भारत को इससे मिलने वाली है। यही वजह है कि चीन धीरे धीरे डीएक्सिलेशन की बात कर रहा है, धीरे धीरे सैनिकों को पीछे हटाने की बात कर रहा है और आने वाले समय में आप खुद देख लेना कि चीन पेंगोंग सी जो झील है वहां से भी पीछे हो जाएगा। तो ये है इस राफेल की ताकत और विशेषताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो DRDO को लेकर आ रही है। DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता शुरू की है। DRDO ने पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी की 5वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए भारत में रक्षा और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये प्रतियोगिता शुरू की है। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता की विजेताओं का फैसला समिति के द्वारा उनके मूल्यांकन के बाद किया जाएगा। आपको बता दें कि इस पुरस्कार राशि में स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए तक और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तक विजेताओं को दिए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये प्रतियोगिता DRDO के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद देश में रक्षा और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि महान वैज्ञानिक श्री कलाम जी, जिन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों और उपग्रह प्रक्षेपण यान टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कई सफल परियोजनाओं का वे हिस्सा रहे। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो सियाचिन को लेकर आ रही है। सेना ने सियाचिन बेस कैंप और लद्दाख में कुमार पोस्ट को नागरिकों के लिए खोल दिया है। दुनिया के सबसे ऊंचे नॉन पॉपुलर ग्लेशियर को खोलने का फैसला यूं तो पिछले साल अक्टूबर में हो चुका था, लेकिन इसे लागू करने का फैसला चीन के साथ सीमा तनाव के बीच उठाया गया है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि चीन के आक्रामक रवैये से उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दुनिया की सबसे ऊंचे बैटलफील्ड के रूप में मशहूर सियाचिन लद्दाख की गलवान घाटी के ठीक पश्चिम में पड़ता है। सियाचिन से भारत, पाकिस्तान और साखेशगाम का ट्राई जंक्शन दिखता है। सियाचिन बेस कैंप लेह से करीब 225 किलोमीटर उत्तर में है। जो भी टूरिस्ट यहाँ जाना चाहते हैं, आर्मी की एडवेंचर सेल उनसे जानकारी लेगी और उनके लिए परमिट जारी करेगी। सभी विजिटर्स को लेह प्रशासन के प्रोटोकॉल और क्वारंटाइन प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। फिलहाल लेह से 40 किलोमीटर के दायरे में ही गैर स्थानीय लोग जा सकते हैं। दूसरी अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है नेपाल को लेकर। नेपाल में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ प्रशासन की ओर से भेजे गए एक पत्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। धारचूला के ADM ने एक पत्र लिखकर नेपाल के जिला प्रशासन से अपील की है कि नेपालियों को भारतीय क्षेत्र में अवैध तरीके से घुसने से रोके। नेपाली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में कहा गया है कि धारचूला जिला प्रशासन को सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि गुंज, कालापानी और लिम्पियोधारा में नेपाली चोरी छिपे घुस रहे हैं। धारचूला से लगे नेपाल के सीमाई जिले के प्रशासन को लिखे गए पत्र में यह भी कहा गया है कि कुछ समूह अवैध तरीके से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया का ध्यान खींचने के लिए कालापानी, लिम्पोधारा और गुंज में घुस रहे हैं। इससे दोनों देशों के प्रशासन को परेशानी हो रही है। इसलिए अनुरोध किया जा रहा है कि अगर आपको इस तरीके की कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दे दें। हालांकि अभी तक नेपाल की सरकार की तरफ से इस पत्र पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन नेपाली मीडिया ने इसे लेकर हंगामा मचा दिया है। नेपाल का जो अखबार है नया पत्रिका ने इस पर एक कवर स्टोरी भी छापी है। साथ ही उसका टाइटल लिखा है कि भारत का आपत्तिजनक पत्र। तो दोस्तों, ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।